स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारी डेफिनेशंस किस किस चीज़ की देख ली थी। हम लोगों ने डेफिनेशंस देख ली थी आपके ए की, आर की, टी की, कैपिटल ई की, ई लैम्डा की और स्मॉल ई की। ये डेफिनेशंस हम लोग देख चुके हैं, है ना। हम इनके बीच में रिलेशन भी देख चुके हैं कि ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। हम ये भी देख चुके हैं कि ये तीनों डायमेंशनलेस होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए। कैपिटल ई एंड कैपिटल ई लैम्डा मेजरेबल, सब कुछ है मेजरेबल इसमें, बट ये ए आर टी और ई जिनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर ऑल डायमेंशनलेस। कैपिटल ई क्या था? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और ई लैम्डा क्या था? ई बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, बेसिकली डी बाय डी लैम्डा। आप यहां से E इज इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स लॉ कहता है कि किरचॉफ्स लॉ कहता है कि E बॉडी अपॉन E ब्लैक बॉडी for any wavelength is equal to A body upon A black body for that wavelength, that is simply A lambda। ये बेसिकली कह रहा है कि स्मॉल ई लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एमिसिव पावर होगा वो एब्जॉर्प्टिंग पावर के बराबर होगा हर एक वेवलेंथ के लिए। सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा है। अब मैंने स्मॉल ई लैम्डा, कैपिटल ई लैम्डा, सॉरी स्मॉल ई लैम्डा और स्मॉल ई लैम्डा नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई रियल टर्म नहीं, मैं समझ इसी चीज को याद करने के लिए सीधे से तरीका बता रहा हूं कि सिर्फ ओवरऑल ई और ए इक्वल नहीं है, बल्कि हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग भी इक्वल है। स्पेक्ट्रल एमिसिविटी एंड स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या था याद है? ब्लैक बॉडी वो होता है जिसमें ए 1 हो जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी का ए 1 होता है, इसलिए इसको हमने 1 लिख दिया। इतना ही नहीं, मतलब बेसिकली मैंने ई बॉडी अपॉन ई ब्लैक बॉडी कर दिया। यहां पर आपका ई बॉडी 1 अपॉन ई बॉडी 2 इज इक्वल टू ए बॉडी 1 अपॉन ए बॉडी 2 भी कर सकते हो आप। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ये रेशियो सेम रहेगा। ओके, सो कहना ये चाह रहा है कि द वेवलेंथ्स दैट आर absorbed more are emitted more। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ऑब्जेक्ट ज्यादा इमिट करेगा। इतना ही नहीं, जो ऑब्जेक्ट जिस वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उसी वेवलेंथ को ज्यादा इमिट भी करेगा। ये कहना चाह रहा है आपका किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, जो वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब होगी वो वेवलेंथ ज्यादा इमिट होगी हर एक बॉडी के करस्पॉन्डिंग। अब आगे बढ़ने से पहले हमारा अगला लॉ है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक बार इसको कॉपी कर लिया ना सबने? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेसिकली ई लैम्डा जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है और लैम्डा, इनके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग आपका ई लैम्डा लैम्डा के साथ कुछ इस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक छोटी सी चीज रह गई है, रुक जाओ। हमने क्या, हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपका ये जो ग्राफ है ई लैम्डा और लैम्डा, वो क्या बता रहा है कि कौन से वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि ये जो पर्टिकुलर पीक है,
एक पर्टिकुलर ऐसा वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है ना। इसको हम लोग लैम्डा मैक्स कहते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो ई लैम्डा है उसको हमने लेट से ई लैम्डा मैक्स कह दिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है। ये हमारा लेट से टेम्परेचर T1 पर हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और हीट प्रोवाइड किया, वो थोड़ा और गर्म हो। जब वो उसका टेम्परेचर बढ़ा तो फिर से हमने ई लैम्डा और लैम्डा ग्राफ बनाया। तो देखिए जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा। तो ऐसा ही हुआ कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा हीट किया, जब उसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो हमने पाया कि उसका जो ई लैम्डा और लैम्डा ग्राफ है कुछ ऐसा है। आप देख सकते हो हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हायर टेम्परेचर T2 पर, टेम्परेचर T2 जो कि हायर टेम्परेचर है T1 से, दिस हायर टेम्परेचर T2 पर हम देख सकते हैं कि हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है। हमने इसके लिए यहां पर एक और लाइन ड्रॉ करी कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है, लेट्स से इसको मैंने लैम्डा 2 कह दिया, इसका लैम्डा मैक्स का नाम मैंने लैम्डा 1 भी बोल दिया। लेट्स से लैम्डा मैक्स और लैम्डा, पहले वाला जो वेवलेंथ है उसका लैम्डा मैक्स लैम्डा 1 है, दूसरे वाले टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स क्या है, लैम्डा 2 है। तो हमने देखा कि जो मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है वो थोड़े कम टेम्परेचर पे इमिट हो रही है। इनफैक्ट वीन ने लॉ दिया कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है वो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी, बट और दिस implies lambda max is equal to some constant b by t. This b is called Wien's constant. इसकी वैल्यू होती है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन, ठीक है। और आप इसको 2.82 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन भी कर सकते हो। साइंटिफिक फॉर्म में आ गया 2.82 है, ठीक है। 2.82 इंटू 10⁻³। तो ये आपका बी की वैल्यू है। अलग अलग टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ एमिट होगी, जो एनर्जी एमिट होगी अलग अलग टेम्परेचर्स पे, वो एनर्जी मैक्सिमम किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है इसके बारे में बात करता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हालांकि एक चीज और है, ये जो ई लैम्डा मैक्स आपको दिख रहा है, दिस ई लैम्डा मैक्स के लिए भी एक रिलेशन है, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, बट कोई खास मतलब इतना बड़ा रिलेशन है नहीं कि आपको याद नहीं ना कर पाओ, और कभी आ जाए तो फालतू में नंबर नहीं कटने चाहिए। ई लैम्डा मैक्स जो है, ये वाली जो वैल्यू है, इट इज प्रोपोर्शनल टू T⁵ ध्यान रखिएगा, ये T⁵ के प्रोपोर्शनल है और लैम्डा मैक्स 1 बाय टी के प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात? ये काफी इंपॉर्टेंट सा लॉ है। बट एक और बात है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर ब्लैक बॉडीज, सिर्फ ब्लैक बॉडीज के लिए ये वैलिड है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये अच्छी बात क्या है बेटा कि वैसे तो ये ब्लैक बॉडीज के लिए ही वैलिड है, बट बाकी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे इसको आप अप्रोक्सीमेटली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिस लॉ, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इस बात करोगे तो दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर ब्लैक बॉडी, बट दूसरी बॉडीज भी यही लॉ फॉलो करती हैं कि लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी। ओके, ये अपना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए इसका यूज क्या है, अगर हमें सन का टेम्परेचर मेजर करना है, ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू विच सन इज सेंडिंग मैक्सिमम एनर्जी एंड यूज दैट वेवलेंथ इन दिस फॉर्मूला टू गेट द टेम्परेचर ऑफ द सन। सन के सरफेस का टेम्परेचर हमें सिंपली इस तरीके से मिल सकता है। समझ में आई बात? किसी भी स्टार का टेम्परेचर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, उससे जो वेवलेंथ आपको मिल रही है, उस वेवलेंथ का, उससे जो एनर्जी आपको मिल रही है, आपको देखना है उसमें से किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, उस वेवलेंथ को आप इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपको टेम्परेचर उस स्टार का मिल जाएगा।
इनफैक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी चीज का, किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर, किसी भी प्लैनेट के सरफेस का टेम्परेचर निकाल सकते हो, आप मून के सरफेस का टेम्परेचर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको इन एक्सरसाइज में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल भी जाएगा जिसमें मून से इतनी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी आ रही, बताइए मून का टेम्परेचर क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अपना ये बताता है। ये चीज जो है ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का पार्ट नहीं है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो ई लैम्डा मैक्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 5। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, हमारे पास ये ग्राफ है ई लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये ग्राफ ऐसा है, ये मेरा टेम्परेचर लेट से T1 पर है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा बनेगा, कोई मुझे बता सकता है? ट्राई करिए। T2 ग्रेटर देन T1 के लिए आप एक और ग्राफ बताइए ई लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ट्राई करिए खुद से। गिविंग यू 15 सेकेंड्स। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये बेटा कि आपका जो एनर्जी ई लैम्डा होगी वो करस्पॉन्डिंग टू ईच फ्रीक्वेंसी विल बी लार्जर एट T2, क्योंकि T2 T1 से बड़ा है तो हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, हर एक फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी एमिट होगी। ये तो पहली पक्की सी बात है। मतलब जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो हमेशा इस ग्राफ के ऊपर ही रहेगा, नीचे कभी नहीं आएगा। इंटरसेक्ट दोनों ग्राफ कभी नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि भैया लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t है। अब लैम्डा होता कितना है? लैम्डा होता है c बाय फ्रीक्वेंसी, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू t। मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर। सो द ग्राफ शुड लुक समथिंग लाइक दिस। ग्राफ का शेप तो ऐसा ही रहेगा बेटा, but the graph will look something like this। ऊपर ही रहा ग्राफ हमेशा, बट क्या खास बात देखी हमने कि जो फ्रीक्वेंसी थी F2, दिस F2 इज ग्रेटर देन F1। ये आपके जेई में आ चुका है, IIT जेई में आ चुका है, शायद 2004 या 2005 में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इन दो में से किसी एक साल में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है आपका फ्रॉनहोफर लाइंस। फ्रॉनहोफर लाइंस, अच्छा पिछले वाला कॉपी कर लियो ना सब लोग कि नहीं किए हो? नो सर। नहीं किया? लो कर लो फटाफट कॉपी। इसके पिछले वाला पेज वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। यस सर, कॉपी कर लिए। अगर कुछ कॉपी नहीं हुआ तो बोल दिया करो, मैं वापस दिखा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉनहोफर लाइंस। बेसिकली अगर हम सन से आने वाले वेवलेंथ ई लैम्डा और लैम्डा का ग्राफ बनाए, सन
स्पेक्ट्रम को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ ड्रॉ करें, तो सन बीइंग अ ब्लैक बॉडी, ग्राफ शुड लुक एग्जैक्टली लाइक दिस, राइट, है ना। बट होता क्या है, ग्राफ एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता, उसी के आसपास बनता है, बट कुछ चीजें स्पेशल दिखती हैं। क्या? ग्राफ वैसा ही है, बट देखिए कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी हैं, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी हैं जिसमें एनर्जी मिसिंग है, जिसके कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ इस ग्राफ में मिसिंग है। सो डज इट मीन कि सन इज नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी? नो। ये लाइन ऐसी क्यों बनी? फ्रॉम ऑफ इन, ये जो मिसिंग लाइंस हैं, लाइन का मतलब वेवलेंथ है यहाँ पे, ये जो मिसिंग लाइन है, क्योंकि इसको लाइन से कहते हैं क्योंकि अब हम लोगों ने जिस स्क्रीन पे ये स्पेक्ट्रम बनाया था वहां पे कुछ जगहों पे डार्क स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है, या डार्कर स्पॉट्स बनेंगे, तो जो लाइंस बन रही हैं उस, क्योंकि वहां पे दिखने में लाइंस हैं इसलिए उनका नाम हमने फ्रॉन ऑफ लाइंस दिया। तो बेसिकली जो वेवलेंथ मिसिंग है उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि सन का जो फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर मतलब सन का जो आउटर सरफेस है, वहां से तो ये वेवलेंथ निकली थी, बट सन के एटमॉस्फेयर में ये एब्जॉर्ब हो गई, इसलिए हम तक नहीं पहुंची। समझ में आई बात? सन के फोटोस्फेयर से ये वेवलेंथ निकली, बट सन के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। सो ऑन एनी नॉर्मल डे, नॉर्मल सनी डे बोलना चाहिए, जब आपका कोई बादल वादल कुछ नहीं है, नॉर्मल सनी डे, आप ई लैम्डा और लैम्डा का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनता है। बट अगर मैं सेम ग्राफ बनाना चाहूं और ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, अब देखिए सोलर इक्लिप्स का मतलब परफेक्ट सोलर इक्लिप्स के बारे में बात कर रहा हूं, जब मून ने सन को पूरी तरीके से ढक लिया। अब क्या हुआ, अर्थ अपना यहां, ये अपना सन है, सन से मतलब मान लेते हम लोग यहां थे, सन से लाइट ऐसे आ रही थी, मून ने ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया, ये अपने मून ने पूरा एरिया कवर कर लिया। अब सन से हमारे हम तक कोई भी लाइट नहीं पहुंच पा रही, यही हो रहा है ना सीन, है ना। तो हमें कंप्लीटली डार्क स्क्रीन मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों ने उस वक्त भी जब ये ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, ये आपका ई लैम्डा है और इधर लैम्डा है, जब हमने इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी, तो टू आवर सरप्राइज वी फाउंड दिस। जो वेवलेंथ यहां पे मिसिंग थी उनके करस्पॉन्डिंग तो कुछ एनर्जी मिली, बाकी जगह खाली था, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सन से तो कोई लाइट नहीं आ पा रही, बट सन के आसपास जो सन का एटमॉस्फेयर है, जिसने ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी थी, उनसे जो वेवलेंथ उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी वो वेवलेंथ हमें मिल रही है। समझ में आया, हाँ या ना? हाँ या ना? ये आपका सन है, ये आपका मून है, ये आपका सन्स एटमॉस्फेयर है। क्या हुआ है, ये लाइंस क्यों मिसिंग है? बिकॉज सन्स एटमॉस्फेयर absorbed these wavelengths, ठीक है। और यहां सोलर इक्लिप्स के टाइम पे क्या हुआ, यही रेज हमें वापस मिल गई हैं, तो इमिशन फ्रॉम सन्स एटमॉस्फेयर, जो वेवलेंथ सन ने एब्जॉर्ब करी थी, सन के एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब करी थी, वही वेवलेंथ हमें सोलर इक्लिप्स के दौरान सन के एटमॉस्फेयर से वापस मिली। इसका मतलब ये हुआ कि कर्चॉफ्स लॉ पूरी तरीके से यहां पर वैलिड है। ये किसका एप्लीकेशन है? दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कर्चॉफ्स लॉ, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर।
कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है। अगला हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि लेट से हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये क्यूब में हमने ड्रॉ कर लिया। क्या होगा, इस क्यूब के सरफेस से चारों तरफ से एनर्जी इमिट होगी, इधर से भी इमिट होगी, नीचे भी इमिट होगी, पीछे भी इमिट होगी, चारों तरफ से एनर्जी इमिट हो रही है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बात करता है कितनी एनर्जी इमिट हो रही है। तो सबसे पहले तो इट इज वैलिड अगेन फॉर ब्लैक बॉडी, इट इज वैलिड फॉर ब्लैक बॉडी। क्या कहता है ये कहता है जो एनर्जी यहां से इमिट हो रही है, दैट एनर्जी के इमिट होने का रेट dq अपॉन dt जो आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस dq बाई dt विल बी इक्वल टू सिग्मा a t टू पावर 4, जहां सिग्मा क्या है आपका? सिग्मा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो 5.67 इंटू 10 टू पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4। ठीक है, ये नंबर याद कैसे होता है? तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 5.67 इंटू 10 टू पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4, ये आपका सिग्मा है, और dq बाई dt ये आपका सिग्मा a t टू पावर 4 है। दिस इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, but this is valid only for black body. Now for any general body, what can be used? We can say that dq dt of any body upon dq dt, rate of emission from any body to rate of emission of any black body, ये जो रेशियो होता है, दिस इज इक्वल टू ई। देयरफॉर किसी भी जनरल बॉडी के लिए हम लिख सकते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, इसको e से मल्टीप्लाई कर देना है, e टाइम्स रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, दैट इज e टाइम्स सिग्मा a t टू पावर 4। ठीक है, रेट ऑफ इमिशन of energy, rate of emission of heat from any body is given by this formula. This is valid for any general body. This is your Stephen Boltzmann law. This is valid only for black body, but हम small e का यूज करके किसी भी जनरल बॉडी से रेट ऑफ इमिशन निकाल सकते हैं। Is it clear now? सबको समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। There is nothing complex about these things, है ना? हाँ सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। सर वेट, यहाँ देखिएगा बेटा, T टू पावर 4 वाली बात आ गई है, मतलब कि अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हो, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्योंकि आप टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, डेल्टा टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे आप टेम्परेचर हमेशा सिर्फ केल्विन में ही ले सकते हो।
You can't use temperature in degree centigrade. ओके, आप डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इस फॉर्मूले के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट। कॉपी हुआ? यस सर। चलो फिर अब देखते हैं रेट ऑफ हीट एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग्स। देखिए मेरे पास वही क्यूब है, इसी क्यूब से क्या हो रहा है, ये क्यूब लगातार कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है चारों तरफ, पीछे भी एमिट कर रहा है, हर एक सरफेस एमिट कर रहा है। बट जैसा कि हमने रेडिएशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, एवरी ऑब्जेक्ट emits energy, emits heat simply because it has got temperature above 0 Kelvin, and at the same time it also absorbs some of the heat falling on it from the surroundings. तो सराउंडिंग से इसके ऊपर कुछ हीट गिर रही होगी जिसको इसे एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, है ना? समझ में आ रही बात? तो आपका जो रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू हीट जो एमिट हुई माइनस हीट जो एब्जॉर्ब हुई, तो डी क्यू डी टी एमिटेड माइनस डी क्यू डी टी एब्जॉर्ब, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू, अब डी क्यू डी टी एमिशन का क्या होगा, ये हो जाएगा ई सिग्मा ए टी टू पावर 4, जहां पे हमने इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी लिया है और सराउंडिंग का टेम्परेचर, चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है या जो भी रूम का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है आपका टी नॉट। तो यहां से जो एमिशन का रेट है दैट इज ई सिग्मा ए टी टू पावर 4, और एब्जॉर्प्शन का रेट हो जाएगा ए सिग्मा ए टी नॉट टू पावर 4। यहां पर हमने एब्जॉर्बिंग पावर ए का यूज किया है क्योंकि सराउंडिंग से सिग्मा ए टी नॉट टू पावर 4 इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, जिसमें से ये अपने एब्जॉर्बिंग पावर ए के करस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिट कर लेगा। नाउ as A is approximately equal to E, we have rate of heat loss जिसको हम माइनस डी क्यू डी टी से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, माइनस डी क्यू डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4। समझ में आई बात, हाँ या ना? क्या हुआ, रेट ऑफ हीट लॉस माइनस, वापस से लिख रहे हैं, माइनस डी क्यू डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें ये जो एरिया ए है ये एरिया किसका है, ऑब्जेक्ट का एरिया है, सराउंडिंग का एरिया यूज नहीं हो रहा। इवन जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना उसमें सराउंडिंग का एरिया यूज नहीं हो रहा है, इसी ऑब्जेक्ट का एरिया यूज हो रहा है, इमिशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी। So this is your rate of heat loss. कोई दिक्कत? इसका यूज करके आप ये भी बोल सकते हो कि dq is equal to ms dt. Therefore dq upon d small t is equal to, या minus dq upon d small t is equal to minus ms dt by d small t, which is equal to e sigma a t to power 4 minus t naught to power 4। तो टेम्परेचर का जो फॉल होने का रेट है माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए बाय
ms इंटू टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4। ध्यान देना है इसमें ये जो t है ये किसमें यूज करोगे, दिस t विल बी यूज्ड इन केल्विन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का पावर 4 यूज कर रहे हैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे हैं। जब डिफरेंस इन टेम्परेचर यूज करते हो आप केल्विन भी यूज कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी यूज कर सकते हो, बट जब ओवरऑल जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू पावर 4 यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप डिग्री सेल्सियस का यूज नहीं कर सकते। ओके Yes, sir. ओके आगे बढ़ रहे हैं। हो गया ना कॉपी वाला? Yes, sir. सो नाउ आवर नेक्स्ट लॉ इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो इस बंदे का पीछा आप नहीं छुड़ा सकते चाहे जो कर लो, ठीक है, ये हर जगह आएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन ने मतलब वो पता नहीं फोर्स के बारे में बात करता है, मास के बारे में बात करता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराता है, ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ाता है, और अब थर्मोडायनेमिक्स में भी घुस गया है, ठीक है। वो कलर्स के बारे में भी बात करते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में भी किसी भी अगर सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करो जिसमें आपको कलर के कोई भी मतलब डिफरेंट कलर्स आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन हो, तो इसमें एक सर्कल बना रहता है कलर्स का, कलर का सर्कल बना रहता है कि नहीं बना रहता, देखा कभी किसी Yes, ऑब्जेक्ट का sir. कलर? वो कलर का सर्कल पता क्या कहलाता है? न्यूटन सर्कल कहलाता है। वो कलर का सर्कल भी न्यूटन बना के गया था, मतलब वो इस लेवल का आदमी है, तो उसका तो पीछे अपन छुड़ा ही नहीं सकते, है ना। तो न्यूटन ने बताया कि भैया उसको अजीब अजीब प्रॉब्लम होती, सर पे एप्पल गिरा, ग्रेविटी बता दी। वो चाय पीने बैठा एक दिन, चाय ठंडी हो गई, तो बोला चाय कैसे ठंडी हो गई, किस रेट से ठंडी हो गई, इसके बारे में बात कर ली उसने। उसने बोला कि लेट से मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर T है और इसके आसपास में ये जो सराउंडिंग्स हैं इनका टेम्परेचर लेट से T नॉट है, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम कैसे होगा। देखो उस जमाने में गर्म कोल्ड ड्रिंक्स नहीं हुआ करती थी जिनके गर्म होने का रेट बताया वो, उस जमाने में वो कॉफ़ी पीते थे, वो चाय पीते थे, तो चाय ठंडी हो जाती थी। दूध पीते थे, दूध गर्म करके करते थे, दूध ठंडा होता था। कोई ठंडी चीज़ को गर्म करने वाला कोई सीन ही नहीं था उस वक्त, है ना। तो इसलिए उसने बात करी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बात नहीं करी। इसने उसने बोला कि अगर T ग्रेटर देन T नॉट है उसी के बारे में बात करी, क्योंकि उसके टाइम पे T लेस देन T नॉट होता ही नहीं था। तो अगर T ग्रेटर देन अगर T नॉट हो तो उसने कहा कि माइनस dt बाय dt, दिस इज योर रेट ऑफ कूलिंग। ये क्या है आपका रेट ऑफ कूलिंग, है कि नहीं है? तो न्यूटन ने कहा दिस माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स t माइनस टी नॉट। ये कांस्टेंट k अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये उसका लॉ था रेट ऑफ कूलिंग का, माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस टी नॉट, ठीक है। वी नाउ नो कि दिस इज वैलिड इफ टी माइनस टी नॉट इज स्मॉल। वैसे तो इसको हमें 10 डिग्री 20 डिग्री तक ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, बट क्वेश्चंस के लिए हम लोग अप टू 50 डिग्री यूज कर लेते हैं, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करना नहीं चाहिए बट क्या करोगे, उपाय नहीं है, ठीक है। तो माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट, ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इसी रेट से चीजें ठंडी होती, ठीक। तो
बेसिकली मैं इसको अब इसमें मैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम का इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस मीन्स दैट माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के डी टी, ये लिख सकते हैं, विच मीन्स माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम 0 पर इनिशियल टेम्परेचर इसका t इनिशियल था और टाइम t पर इसका टेम्परेचर t फाइनल हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज माइनस, अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, dt अपॉन, बताइए, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए तो जरा। सिंपली ये ln x प्लस a होगा कि नहीं होगा, होगा ना? यस सर। तो अगर नहीं आता है तो x प्लस a को u मान के ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। सो वी विल हैव माइनस ln t माइनस टी नॉट, t इनिशियल से t फाइनल तक इज इक्वल टू के टी, विच मीन्स माइनस को उधर लेके चला जाता हूं तो ln t फाइनल माइनस टी नॉट अपॉन t इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, which means t final minus t naught is equal to t initial minus t naught into e to the power minus kt, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का से डिराइव कर लिया हम लोगों ने कि टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। कॉपी हो गया? कॉपी इतनी जल्दी तो नहीं होगा, कॉपी कर लो फटाफट। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कुछ खास इसमें नया नहीं है। कॉपी हो गया? दस सेकंड और दे रहा हूं। सर नोटेड। ठीक, तो टाइम डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर के बारे में भी और बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है हमें, क्या आया था हमारा इक्वेशन आया था टी फाइनल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। देखो मैं काम कर रहा हूं, आपका टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है, इसको मैं थीटा बोल दे रहा हूं, लेट्स से, ठीक है। टी नॉट को हम इस पूरे इक्वेशन को डिराइव करते वक्त हमने एज्यूम क्या किया, टी नॉट को कांस्टेंट एज्यूम किया, सराउंडिंग का टेम्परेचर को कांस्टेंट एज्यूम किया, रूम के टेम्परेचर को कांस्टेंट एज्यूम किया, क्योंकि हम एक चाय के ठंडे होने का रेट निकाल रहे थे। यार कमरे में एक गर्म चाय रख दोगे तो थोड़ा ना पूरा कमरा गर्म हो जाएगा, कमरे का टेम्परेचर में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम उसी केस के बारे में बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कि टी नॉट अगर कांस्टेंट है तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। हमारा इसमें मैंने टी फाइनल माइनस टी नॉट को क्या बोलूंगा, अब मैं इस इक्वेशन के हिसाब से मैं बोलूंगा थीटा फाइनल इज इक्वल टू थीटा इनिशियल इंटू ई टू पावर माइनस के टी। अब ये इक्वेशन आसानी से याद हो जाएगी। बेसिकली हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है सराउंडिंग के साथ जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंस है वो किस रेट से घट रहा है, हम ये देखना चाह रहे थे। तो ये अपने पास इक्वेशन बनी। अगर मैं थीटा और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, थीटा क्या है, एक्सेस टेम्परेचर, थीटा को आप क्या कह सकते हो, थीटा इसको
को आप एक्सेस टेम्परेचर कह सकते हो। एक्सेस टेम्परेचर का मतलब सराउंडिंग से कितना टेम्परेचर ज़्यादा है। तो थीटा और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ये आपका थीटा इनिशियल है, थीटा फाइनल हमेशा जीरो हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। सो दिस ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अपन ने इसी तरीके का ग्राफ पहले भी एक बार देखा है। कहाँ देखा है? अच्छा, ये तो थीटा के लिए बनाया। अगर मैं टेम्परेचर के लिए बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं टेम्परेचर टी और टाइम का ग्राफ देखूं तो यहाँ हो जाएगा आपका टी इनिशियल, ये हो जाएगा आपका टी नॉट। टेम्परेचर कभी भी टी नॉट के इक्वल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में टी फाइनल को टी नॉट के बराबर कर देते हो तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो है नहीं, तो ई टू पावर माइनस के टी को जीरो होना पड़ेगा, मतलब वन अपॉन ई टू पावर के टी को जीरो होना पड़ेगा, मतलब टाइम को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा, दैट ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। यही ग्राफ है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने क्योंकि हमारा फाइनल टेम्परेचर इस पर टी नॉट होगा। ग्राफ में दोनों कोई अंतर नहीं है। ये वाला इक्वेशन आसानी से याद हो जाता है मेरे को, इसलिए मैं ऐसे ध्यान रख लेता हूँ। बाद में इसमें थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर ग्राफ विल लुक। आप ऐसा सिमिलर ग्राफ एक बार और देख चुके हो मेरी क्लासेस में, थ्योरी में। क्वेश्चन से तो ऑब्वियसली देखते ही हैं, थ्योरी में एक और जगह देख चुके हैं। कहाँ पर देखे आपने, याद है? टर्मिनल वेलोसिटी वाला चैप्टर तो याद होगा। यस सर। उसमें आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा बना था? ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी थी। अगर इनिशियल टेम्परेचर टर्मिनल वेलोसिटी से कम है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर टर्मिनल टेम्परेचर ज़्यादा था तो ऐसा जा रहा था ग्राफ, है ना। ये ग्राफ एसिम्प्टोटिक ग्राफ था। और इसमें भी अगर आपको याद हो तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? जो मैंने इक्वेशन बनाई थी उसको इस फॉर्म में शायद नहीं लिखा था, बट क्या इक्वेशन बनाई थी? हमने लिखा था v इज इक्वल टू u प्लस v माइनस यू इंटू ई टू पावर माइनस सम कांस्टेंट c इंटू टी था। वो कांस्टेंट क्या था वो अलग बात है, बट यही ग्राफ था, यही इक्वेशन थी। इसको आप v इनिशियल माइनस यू, सॉरी v टर्मिनल माइनस यू, मतलब ये क्या था कि v माइनस यू इज इक्वल टू v टर्मिनल माइनस यू इंटू ई टू पावर माइनस सी टी। आप इसको और इसको कंपेयर करिए तो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए तो सिमिलर है कि नहीं है? नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था एक ग्राफ। थोड़ा ये इक्वेशन कुछ और थी। क्या था इक्वेशन, एक बार और देख लो, थोड़ा लिखने में मैंने गलती कर दिया। इक्वेशन ये ऐसे थी कि v माइनस v टर्मिनल इज इक्वल टू u माइनस u टर्मिनल इंटू ई टू पावर माइनस सी टी, या फिर v टर्मिनल माइनस v इज इक्वल टू u टर्मिनल, u कहां से आ गया यहाँ पे? ये v टर्मिनल है, इज इक्वल टू v टर्मिनल माइनस u इंटू ई टू पावर माइनस सी टी। ये था अगर इनिशियल वेलोसिटी u v टर्मिनल से बड़ी है, और ये था अगर इनिशियल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से कम है तो। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम टू सेम है कि नहीं है ना? हाँ या ना? यस सर। नहीं दिख रहा आप लोगों को? ये कॉपी नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी करोगे रिवीजन में कंफ्यूजन होगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है कि नहीं है मैथमेटिकली स्पीकिंग, यस सर। है ना? तो मतलब दोनों का बिहेवियर भी एक ही जैसा होगा, दोनों के वेरिएशन का बिहेवियर भी एक ही जैसा होगा। और इसलिए अभी मैं जो चीज़ यहाँ बताऊंगा वो टर्मिनल वेलोसिटी वाले केस में भी काम आएगा। देखो भैया, बात को समझो।
आप में से कितने लोग हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो? हाफ लाइफ, कोई जानता है हाफ लाइफ का मतलब? नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, फिर तो उसके लिए मेरे को पूरा पेज लगेगा। यहाँ तक कॉपी कर चुके हो ना, इस ग्राफ तक? Yes, sir. ओके, तो मेरे को ये पूरा पेज लगेगा। देखो भैया, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है? वैसे तो ये किसी और कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे भी काम करेगा, इक्वली गुड रहेगा यहाँ पे भी। बेसिकली जब भी कोई वैल्यू, जब भी कोई क्वांटिटी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई टू पावर माइनस के टी इस फॉर्म में आ जाए, तब ये काम करता है। क्या काम करता है ये बोलता है, देखिए, लेट से ये क्वांटिटी Q इनिशियली 100 था, 100 से घटकर 50 होने में इसको लगे लेट से 2 डेज, तो नेक्स्ट 2 डेज में क्या कितना बचेगा? बोलता है कि देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से ये क्वांटिटी हर एक 2 दिन में आधी हो जाती है, तो 100 से 50 हो गई 2 दिन में, अगले 2 दिन में 50 से और आधी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और 2 दिन का अगर इंतजार करते हो तो कितनी हो जाएगी? 12.5 एंड सो ऑन। ये जो 2 डेज है इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये 0 कितने दिनों के बाद में होगा? हाउ मेनी डेज? infinity, द आंसर इज इन्फिनिटी। कभी भी 0 नहीं होगा। हमने देखा था ग्राफ कैसा बन रहा है, एसिम्प्टोटिक बन रहा है ना? अब जरूरी नहीं हर बार इक्वेशन ऐसी बने, इक्वेशन ऐसी ही बन सकती है कि Q माइनस क्यू नॉट या इज इक्वल टू, क्यू नॉट था ना, इज इक्वल टू Q इनिशियल माइनस क्यू नॉट इंटू ई टू पावर माइनस के टी। इसमें भी काम करेगा। आप ये काम करो, इसको बोल दो ए नॉ ए, ये हो जाएगा ए नॉट या ए इनिशियल इंटू ई टू पावर माइनस के टी, है ना? तो जहां पर भी ये ई टू, ये जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ई टू पावर की प्रॉपर्टी है। और ये ऐसी इक्वेशन में हमारा हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट काम आता है। जनरली ये हम कहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा इसका यूज़? फिजिक्स में। इस कॉन्सेप्ट का हम सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ देखेंगे अपने क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा डीके जब पढ़ेंगे ना हम लोग, न्यूक्लियर डीके, न्यूक्लियर डीके में हम लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। यह आपका क्लास 12th का लास्ट टॉपिक होगा, और इस तरीके का एक्सप्रेशन हम बार बार देखते रहेंगे। सिर्फ थ्योरी में, सिर्फ बेसिक थ्योरी में, हाई लेवल थ्योरी भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक थ्योरी में कम से कम 6-7 बार ये आपके आने वाला है यही इक्वेशन। तो इस इक्वेशन पर जितना अच्छे से कमांड होगा, धीरे धीरे करके कमांड हो। पिछली बार कुछ चीज़ें बताई थी, इस बार थोड़ी चीज़ें और बता दी, नेक्स्ट बार थोड़ा और चीज़ें बता देंगे। ऐसे करते करते हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड कर लेंगे। ठीक है बेटा, हटा दें इसको। इसका मतलब ये हो गया, देखिए, इसका मतलब ये हो गया, लेट से आपका टी सराउंडिंग जो है, लेट से टी सराउंडिंग आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, और ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल टेम्परेचर लेट से आपका 52 डिग्री सेल्सियस है। बोला है कि इन 10 मिनट्स टेम्परेचर बिकम्स, लेट से आपका 36 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स
टेम्परेचर कितना होगा ये बताइए। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो यहां पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो थीटा इनिशियल है, थीटा इनिशियल इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग, दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस है। थीटा 10 मिनट्स कितना है? आपका 36 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 16 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग के साथ वो आधा हो जाता है इन 10 मिनट्स। मतलब कि आपका टी हाफ कितना है? 10 मिनट से हर एक 10 मिनट में टेम्परेचर डिफरेंस आधा हो जाएगा। तो मतलब t इज इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, t इज इक्वल टू 10 मिनट्स पे बात करते हैं, और t इज इक्वल टू 20 मिनट्स पे बात करते हैं। t इज इक्वल टू 10 मिनट्स पे थीटा 0 पे थीटा कितना था? थीटा था आपका 32 डिग्री। 10 मिनट के बाद आधा हो गया, ये 16 डिग्री हो गया। अगले 10 मिनट के बाद ये और आधा हो जाएगा, ये 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो टेम्परेचर T था वो कितना हो जाएगा? यहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, उससे 8 डिग्री ज्यादा, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना? 36 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कितना है? 52 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो इसको अब देखो, हर बार तो इतने अच्छे नंबर मिलेंगे नहीं कि आधा हो गया। वेरिएशन तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? वेरिएशन तो हो सकता है भाई। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे में हम बोलते हैं कि इसी क्वेश्चन को, ये तो क्या हो गया कि गलती से नंबर इतने अच्छे बैठ गए कि हमने तुरंत आंसर दे दिया। बट प्रॉपर मेथड क्या होगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि लेट से t1 इज इक्वल टू 10 मिनट्स बोल देता हूं और t2 इज इक्वल टू 20 मिनट्स बोल देता हूं। मैं बोलूंगा थीटा 10 मिनट्स, ये थीटा 10 मिनट्स को थीटा 1 से बोल रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि t1 1 का मतलब 10 मिनट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 का मतलब 20 मिनट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और t इज इक्वल टू 0 को थीटा नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा नॉट इंटू ई टू पावर माइनस के t1, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा नॉट इंटू ई टू पावर माइनस के t2। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत No. हो तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, सो यहां से आपका थीटा 1 है कितना? थीटा 1 है आपका 16 इज इक्वल टू 32 इंटू ई टू पावर माइनस के t1, और यहां से आपको थीटा 2 माइनस थीटा नॉट निकालना है। सॉरी, थीटा 2 माइनस थीटा नॉट थोड़ा निकालना है आपको, थीटा 2 निकालना है। थीटा 2 इज इक्वल टू 32 इंटू ई टू पावर माइनस के t2। नाउ इसके बाद आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 आपको सॉल्व करनी है। t1 और t2 आपको पता है। तो इस यहां पर हम जब t2 को 20 मिनट सब्स्टिट्यूट करते हैं, या t2 को 2t1 सब्स्टिट्यूट कर दूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत अच्छा सा नंबर आ रखा है, एक काम करते हैं वो नहीं यूज करना है ना अपन को, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। दिस सिंप्लाइज थीटा 2 बाय 16 इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस के t2 अपॉन ई टू पावर माइनस के t1। दिस सिंप्लाइज थीटा 2 बाय 16 इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस के t2 माइनस t1। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. नाउ अब आप यहां पर e टू पावर माइनस, इससे आप ये भी निकाल सकते हो कि e टू पावर माइनस के t1 इज इक्वल टू 1/2 है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके t2 और t1 की वैल्यू डाल के आप देखोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो ये वैल्यू 1/2 ही आ जाएगा। अगर नहीं आता 1/2 तो क्या करते हैं ना, ये देखना है ना मेन तो। सो आपका
फिर तो बेकार ही कर रहे हैं हम लोग ये सब, फिर इस रास्ते से जाके कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फिर आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक सॉल्विंग ही सिखाते हैं, और क्या करेंगे। अब देखो इसमें आपका आंसर जब e टू पावर में आ रहा है तो एग्जैक्ट आंसर तो अगर नंबर सही से बैठेंगे नहीं तो कभी निकाल नहीं पाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ से बेसिकली मेरे को अगर k मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू e टू पावर माइनस k t1, दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू e टू पावर kt1, this implies ln2 is equal to kt1, this implies k is equal to ln2 by t1। ये k हम यहाँ बिठा देंगे तो हमें मिल जाएगा θ2 is equal to 32 into e to power minus t2 अपॉन ln2 by k1, मतलब t2 t1 by ln2, ठीक है। समझ में आई बात? नाउ Yes, sir. बस इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा आएगा, ठीक है ना। थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। ई टू पावर में कभी आपको अगर आपके नंबर सही नहीं होंगे तो आपको कभी अच्छे आंसर मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी आपको। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम फेस करी हम लोगों ने कि यहाँ पर कैलकुलेशन ई टू पावर में करनी पड़ जा रही है, जो कि अब हमें नहीं आती उतने अच्छे से, बिना हम कैलकुलेटर का यूज़ किए, बिना हम क्या नाम है टेबल्स का यूज़ किए इसको सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास यहाँ पर दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं एवरेज मेथड। क्या कहते हैं? एवरेज मेथड। नाउ दिस इज नॉट एक्यूरेट बट यूजफुल। हम इसी को यूज करेंगे हमारे आंसर्स निकालने के लिए। ये एक्यूरेट मेथड बिल्कुल नहीं है, बट हम इसी का मेथड का यूज करके हमारे आंसर्स निकालेंगे हमेशा ही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। ये क्या कहता है सर, हमने पढ़ा था माइनस dt बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, है ना, है ना। Yes. इसमें ये कहता है कि लेट से आपका कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 से T2 चला गया इन टाइम T व्हेन सराउंडिंग टेम्परेचर इज T नॉट। सराउंडिंग टेम्परेचर आपका T नॉट है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 से T2 चला गया है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वी विल से दिस मीन्स दैट हम यहां से इसको हम एवरेज में कन्वर्ट करेंगे, माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टाइम, डेल्टा स्मॉल टी इज इक्वल टू के इंटू, अब देखो dt की जगह डेल्टा टी डालना आसान था, पर t माइनस टी नॉट में क्या डालोगे, टी नॉट तो बढ़िया है, टी नॉट तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर ये टेम्परेचर t तो वेरिएबल है ना, यहां पे क्या डालोगे, तो यहां पे आप डालोगे t एवरेज, इसीलिए इस मेथड का नाम है एवरेज मेथड। सो वी विल हैव दिस इंप्लाइज माइनस डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी जो अगर देखो T1 से T2 गया ना, तो डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन टाइम डेल्टा स्मॉल टी कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू के इंटू टी एवरेज कितना हो जाएगा, T1 से T2 के बीच का एवरेज, मतलब T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस टी नॉट। तो ये आपका एवरेज मेथड का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इसका यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, Yes, sir. हमें पिछले क्वेश्चन में दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि हमें एक्सपोनेंट में सॉल्व करना था, और अभी तक एक्सपोनेंट में सॉल्व करना आपको मुझे मालूम नहीं कितना पता है कितना नहीं मालूम है। यहाँ पर हमें कुछ लॉग का यूज करके ही सॉल्व करना होता है, और कुछ और फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं हम आगे जाके, लेकिन अभी आपको फॉर्मूले वगैरह कुछ बताया नहीं मैंने, तो सारे फॉर्मूले ड्राइव में करना नहीं चाहता था अभी। ओके, कोई दिक्कत? No, sir. कॉपी हो गया ये वाला? No, sir. चलो फिर नेक्स्ट। अब हम इस एवरेज मेथड का यूज करके एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है।
पहला है अ ब्लॉक केप्ट इन अ रूम ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आपको सराउंडिंग टेम्परेचर दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, इज इनिशियली एट 60 डिग्री सेल्सियस, आपको टी इनिशियल दे दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, इट कूल्स डाउन टू 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब टी एट 10 मिनट्स, 10 मिनट में हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस. हाउ मच टाइम विल द ब्लॉक टेक टू कूल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस? टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस कब होगा ये आपको बताना है ना. तो देखो हम क्या करेंगे, हाँ हमसे बात की गई है, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने के टाइम की, और पूछा गया है 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने का टाइम कितना होगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखो हम बोलेंगे कि पहले केस कंसिडर कर सकते हैं 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का. यहां पर अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएं तो हम बोलेंगे माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा टी कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा टी कितना हो जाएगा, फाइनल 50 इनिशियल 60, तो 50 माइनस 60 अपॉन टाइम कितना लगा है 10 मिनट्स इज इक्वल टू k इंटू दिस k विल बी कांस्टेंट इंटू टी एवरेज. टी एवरेज कितना है 60 डिग्री से 50 डिग्री जाने में, टी एवरेज हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस. So this means that 10 degree by 10 minute is equal to k into 25 degrees. This is equation 1. ठीक है. नेक्स्ट वी विल कंसिडर 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस. अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे, फिर से यही क्वेश्चन लगाएंगे, माइनस डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना हो जाएगा 40 माइनस 50, तो 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री अपॉन टाइम, यही तो टाइम निकालना है. 35 होगा क्या सर, वहां 35 होगा. हाँ यहाँ 35 होगा, सॉरी सही बोल रहा हूँ, यहाँ पर 35 होगा. ओके तो यहाँ पे होगा 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट के इंटू एवरेज टेम्परेचर. 50 डिग्री से 40 डिग्री का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री. So this means we have 10 degree by T is equal to same constant K into 25 degree. This is equation 2. ठीक है. देखो हमारे पास वेरिएबल कितने दो हैं, एक T और एक K. क्या नहीं चाहिए, K नहीं चाहिए, तो K को हटाना है. कैसे हटाएंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो विद इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा 10 डिग्री कट गया, T अपॉन 10 मिनट्स इज इक्वल टू K कट गया 35 by 25. This implies time t is equal to 14 minutes. 14 मिनट लगेगा 50 डिग्री से 40 डिग्री जाने में. नाउ दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आंसर, बट अगर आप टेम्परेचर t इज इक्वल टू, या t छोड़ो, अगर आप ये वाला इक्वेशन यूज करते थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इंटू ई टू पावर माइनस के टी, इससे भी अगर आप सॉल्व करो प्रॉपर्ली अच्छी से कैलकुलेशन करके, तो इसका आंसर जो आएगा ना टाइम टी, दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, मेरे को याद है हल्का हल्का, एग्जैक्टली याद भी नहीं है, हो सकता गलत भी लिखूं, बट मुझे इतना पता है कि जो आंसर है 14 के बहुत पास में आता है, 14.096 मिनट शायद आए, या हो सकता है इससे भी छोटा है, मतलब 14 मिनट्स के बहुत ही पास में आने वाला है आंसर. तो इतनी छोटी सी इनएक्यूरेसी के लिए हम कैलकुलेशन को उतना ज्यादा क्यों बढ़ाएं, है ना. अब आई एम नॉट श्योर यही आंसर है कि कुछ और है, बट कहने वाले 14.1 नहीं आएगा, उससे छोटा है. समझ में आया, समझ में आया कि नहीं. यस सर. सो आप यहां पर
एवरेज टेम्परेचर का यूज करके इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, कॉपी हुआ? जल्दी जल्दी इसको कॉपी करें, जल्दी जल्दी। दस सेकंड और दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। देखिए क्या होगा, हम बोलेंगे कि पहले हम बात करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जाने की। अगर हम 40 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि टी सराउंडिंग तो अपना 20 डिग्री सेल्सियस है ना, हाँ, तो टी सराउंडिंग 20 डिग्री सेल्सियस से हम बात करेंगे कि माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी टाइम रेट ऑफ कूलिंग कितना हो जाएगा, -30 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस अपॉन टाइम कितना लगा है 30 मिनट्स इज इक्वल टू के टाइम्स एवरेज टेम्परेचर कितना होगा 30 + 40/2 35 डिग्री सेल्सियस माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन 30 मिनट इज इक्वल टू के टाइम्स 15 डिग्री सेल्सियस। हम सेम काम करेंगे अब 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो क्या आएगा माइनस डेल्टा टी 30 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक, डेल्टा टी कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अपॉन टाइम टी हमें निकालना है इज इक्वल टू के टाइम्स एवरेज टेम्परेचर 30 और 20 का 25 डिग्री सेल्सियस माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। सो दिस मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस बाय टी इज इक्वल टू के टाइम्स 5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करें, दिस मीन्स दैट अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा के कैंसिल हो जाएगा, टी बच जाएगा, तो आंसर आएगा अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 2 से तो हमें मिलेगा टी अपॉन 30 मिनट्स इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज टाइम टी इज इक्वल टू 90 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? यस सर। ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि भैया सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक कब पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। एज टी फाइनल इज इक्वल टू एज टी फाइनल इज इक्वल टू टी सराउंडिंग टाइम टेकन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसीलिए कहा कि आपका ये वाला जो मेथड है ना, एवरेज मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा एरर दे सकता है कुछ खास केसेस में, तो बाकी जगह तो अप्लाई करिए, बट हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं गलती से क्वेश्चन फाइनल टेम्परेचर को सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर तो नहीं कर रहा है।
अगर ये कर रहा है तो आंसर इन्फिनिटी होगा, बाकी केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, समझ में आई बात? 90 मिनट्स इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑल्दो आपने 90 मिनट्स निकाला, ये भी बहुत जरूरी था। मुझे 3-4 आंसर भी दिख रहे हैं जिन लोगों ने 90 मिनट्स पहले दे दिया था, बट 90 मिनट्स निकालना आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, बट वो गलत है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर अगर फाइनल टेम्परेचर पहुंचा रहे हो तो उसमें कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम लगता है ना, इस ग्राफ से। तो ये आंसर गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, हम एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं, जो कि उतना एक्यूरेट नहीं है। ओके, Yes. नेक्स्ट लिमिटेशन है कुछ इसकी, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो एवरेज मेथड है उसका क्या? द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग्स मस्ट बी स्मॉल। अच्छा ये सॉरी, ये सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ही अप्रोक्सीमेट का ही लिमिटेशन है, इसमें एवरेज मेथड की कोई बात ही नहीं है। लिमिटेशंस किसकी? लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये तभी वैलिड है अगर सराउंडिंग टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत छोटा है, लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस है, मैंने बताया था, तभी आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। क्यों? थोड़ी देर में बताएंगे। दूसरा, रेडिएशन इज द ओनली मोड ऑफ हीट लॉस, तभी वैलिड है अगर रेडिएशन के अलावा और किसी तरीके का हीट लॉस नहीं हो रहा है। तीसरी बात, सराउंडिंग टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन वगैरह, मतलब लॉ तो वैलिड रहेगा बट इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार स्टीफन अपने बात कर रहा था T⁴ की और ये बात करा डेल्टा टी की, तो गड़बड़ हो गया ना। स्टीफन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ तो एग्री नहीं कर रहे हैं क्या? स्टीफन्स लॉ जो है टेम्परेचर टू पावर 4 वाला, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो था, सिग्मा ए T⁴ वाला लॉ, वो और न्यूटन्स लॉ वैलिड, न्यूटन्स लॉ आपस में एग्री नहीं कर रहे, तो क्या दिक्कत है? एग्री तो कराना होगा। एग्री कराने के लिए वही वाली बात है, यही कंडीशन हम यूज करेंगे कि टेम्परेचर, द डिफरेंस इन टेम्परेचर मस्ट बी स्मॉल। इस कंडीशन का यूज करके हम दोनों को जबरदस्ती एग्री करवाएंगे। वैसे तो डिसएग्री कर रहे हैं, एक टेम्परेचर के पावर 1 पे बात कर रहा है, दूसरा टेम्परेचर के पावर 4 पे बात कर रहा है, तो कैसे एग्री कराते हैं देखिए। उसी के लिए डिराइविंग न्यूटन्स लॉ फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ का यूज करके न्यूटन्स लॉ हम डिराइव करेंगे। अभी क्या होता है देखो भैया, हमें मालूम है कि स्टीफन्स लॉ क्या कहता है। स्टीफन्स लॉ कहता है कि रेट ऑफ हीट लॉस माइनस dq dt इज इक्वल टू E सिग्मा A T⁴ और T⁴ माइनस T सराउंडिंग टू पावर 4, यही था ना? इसका मतलब कि माइनस डी डी टी ऑफ एम एस डेल्टा टी, या डी क्यू को अपन डायरेक्टली एम एस डी टी लिख सकते हैं ना, माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए T⁴ माइनस टी सराउंडिंग टू पावर 4. Okay, this implies that minus dt by dt, which is the rate of cooling, is equal to E sigma A by ms into T⁴ minus T surrounding to power 4. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। लेकिन यहां पर ये स्टीफन्स लॉ में ये टेम्परेचर पावर 4 का डिफरेंस आ रहा है और आपके न्यूटन्स लॉ में टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा था, ऐसा कैसे हुआ? तो मैं एक बार के लिए सिर्फ इसी पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा T⁴ माइनस T सराउंडिंग टू पावर 4, मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। ठीक है, क्या मैं इसको, क्योंकि मैंने वहां लिखा था
T इज इक्वल टू टी सराउंडिंग प्लस थीटा, ऐसे लिखा था ना मैंने, थीटा की डेफिनेशन दी थी ना, थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी सराउंडिंग। सो इसको मैं टी सराउंडिंग प्लस थीटा होल टू पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग टू पावर 4 लिख सकता हूं, है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू, अब मैं जबरदस्ती इसमें से टी सराउंडिंग टू पावर 4 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस थीटा अपॉन टी सराउंडिंग होल टू पावर 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू, ये समझ में आया यहां से यहां कैसे आ रहे हैं? इसमें से भी टी सराउंडिंग टू पावर 4 निकाल लिया, इसमें से भी टी सराउंडिंग टू पावर 4 निकाल लिया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू टी सराउंडिंग टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 4 थीटा बाय टी सराउंडिंग माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 4 टी सराउंडिंग क्यूब इंटू थीटा, दैट इज इक्वल टू 4 टी सराउंडिंग क्यूब इंटू टी माइनस टी सराउंडिंग। समझ में आई बात, हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? एक दिक्कत है मेरे को, क्या? यहां से यहां कैसे पहुंच गए? एज थीटा इज वेरी वेरी लेस देन टी सराउंडिंग, हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस को स्मॉल माने हैं ना, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर को छोटा माना था ना हमने, वो अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद ही आप यहां से यहां पहुंच सकते हो, अदरवाइज नहीं पहुंचोगे। सो टी इज इक्वल टू टी सराउंडिंग प्लस थीटा यूज करके आप आसानी से यहां पहुंच सकते हो। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आया, माइनस डी टी बाई डी स्मॉल टी is equal to E sigma A by ms into 4 T surrounding cube into T minus T surrounding, that is equal to K times T minus T surrounding। समझ में आई बात? अब कुछ समझदार बच्चे इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। कैसे? ये बेसिकली क्या है, t टू पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग टू पावर 4 क्या है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी टू पावर 4 है ना। दिस इज इक्वल टू डी टी टू पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका टेम्परेचर का डिफरेंस हम लोग स्मॉल मान रहे हैं। दैट इज इक्वल टू 4 टी क्यूब डी टी, दैट इज इक्वल टू 4 टी सराउंडिंग क्यूब डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 4 टी सराउंडिंग क्यूब इंटू टी माइनस टी सराउंडिंग। आ गया यहां तक? Yes, sir. हम्म, देखो ये चीज अगर आप खुद से नहीं करोगे तो ये मत सोचो कि आपको कभी भी याद होगा या एग्जाम में कभी कर पाओगे, कभी सब्जेक्ट में आ गया तो, हालांकि नहीं आएगा ये कभी भी, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई स्टीफेंस लॉ का यूज करके हम लोग जब न्यूटन लॉ ड्राइव करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है। तो इसीलिए न्यूटन लॉ वैलिड होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का स्मॉल होना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, कॉपी हो गया ना यहां तक? नहीं हुआ?
आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी। देखो भैया, हमारा जो रेट ऑफ कूलिंग आया था -dT/d वो के टी माइनस टी सराउंडिंग था, बढ़िया था, लेकिन के की वैल्यू भी कुछ आई थी। क्या आई थी? 4 E सिग्मा A बाय एम एस इंटू टी क्यूब या टी सराउंडिंग क्यूब इंटू टी माइनस टी सराउंडिंग, यही था ना? यही तो था। Yes, sir. अब देखो जरा, ये 4 E सिग्मा ए बाय एम एस इंटू टी सराउंडिंग, ये जो इक्वेशन आया है, इसमें ये जो पूरी क्वांटिटी है ये वाली, दिस इज योर कांस्टेंट एंड ये तो टेम्परेचर डिफरेंस है। अब इसमें भी 4 कांस्टेंट है एकदम, टी सराउंडिंग एकदम कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके ऑब्जेक्ट की है वो भी कांस्टेंट ही है, ई और सिग्मा कांस्टेंट ही है, सिर्फ एरिया वेरिएबल है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एरिया? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? Yes. That means larger the object, faster it cools. हाँ या ना? बड़ी चीजें जल्दी ठंडी होती हैं, छोटी चीजें देर से ठंडी होती हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है? बताओ। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज इफ ऑब्जेक्ट साइज इंक्रीजेस, मास ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट? हाँ, अगर मास कांस्टेंट रखा हुआ है तो आप इसको जितना बड़ा साइज कर दोगे उतना जल्दी ठंडा होगा, बट मास कांस्टेंट होता नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को बड़ा करोगे मास भी बड़ा हो जाएगा। मास कांस्टेंट हो भी सकता है, जैसे मान लो गुब्बारा है, गुब्बारे को फैला रहे हो, मास कांस्टेंट है, साइज बड़ा हो रहा है, अलग चीज़ है। बट जनरली हमारे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आप ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करोगे तो मास भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपको यहां पर लिखना चाहिए एरिया बाय मास is the factor to look at. Now मुझे पता है कि एरिया जो है डायमेंशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और मास तो डायमेंशन के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग अगर शेप सेम है तो रेट ऑफ कूलिंग जो होगा is proportional to r square by r cube, that is proportional to 1 by r. तो अगर साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट धीरे ठंडा होगा। दिस मीन्स दैट स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स कूल फास्टर। समझ में आई बात? मान लेते हैं आपके पास एक बाल्टी में खूब सारा पानी रखा हुआ है, सर्दी का मौसम आ गया है, आपने पानी गर्म कर लिया, खूब सारा, और गलती से ज़्यादा गर्म हो गया, और आपका जो भी पानी था इसी बाल्टी में, इसके अलावा आपके पास पानी नहीं है, घर में पानी की सप्लाई बंद हो गई, यही गर्म पानी है, आपको नहाना है, आप इतने गर्म पानी से नहाओगे जल जाओगे। तो बेटर कि आपके पास, आपको क्या करना चाहिए, आपको इस पानी को डिवाइड कर देना चाहिए 2 बाल्टियों में या 4 बाल्टियों में, जिससे कि पानी का साइज छोटा छोटा हो जाए, मतलब पानी का वॉल्यूम कम कम हो जाए, पानी जल्दी जल्दी ठंडा हो। ठीक है, इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि छोटे बच्चे जल्दी ठंड खा जाते हैं, है ना? छोटे बच्चों को देखा होगा, माँ बाप एकदम लपेट के रखते हैं कंबल में, राइट?
देखो उसका एक कारण तो ये कि बच्चों में इम्यूनिटी वीक होती है, बच्चे ठंड खा जाएंगे तो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। दूसरा कारण ये भी होता है कि बच्चों का साइज छोटा है, इसलिए वो उनका रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट मास भी बहुत ज़्यादा होता है। उनका रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट मास भी बहुत ज़्यादा होता है। उसको काउंटर करने के लिए दे हैव गॉट सम स्पेशल काइंड ऑफ फैट दैट इज कॉल्ड ब्राउन फैट, सब दूसरी बातें हैं। बट सिंपल फिजिक्स की टर्म्स में अगर बात की जाए तो रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट मास बच्चों में, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, इसलिए उनको जल्दी ठंड लग सकती है। सिर्फ इम्यूनिटी वीक है वो दूसरी बात है, ठंड भी जल्दी लगेगी क्योंकि उनका साइज छोटा है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है सोलर कांस्टेंट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देख के फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी के लिए क्लास ओवर है।